Yeah, in today's class, what will we do? Today we will cover summary of things fall apart. कल हमने आपको बताया था इस नावल के बारे में, नावल के कैरेक्टर्स को लेकर के मैंने बात किया था और सारी चीजें. बट टुडे व्हाट विल वी डू? टुडे वी विल कवर समरी. इसका आज हम लोग समरी कवर करेंगे, जिसमें पूरी सिचुएशन के बारे में वी विल कम टू नो कि जो चिनुआ अचेबी जो नाइजीरियन नावलिस्ट है जिन्होंने प्री कोलोनियल लाइफ और कोलोनियल लाइफ का जिक्र किया है. किसका जिक्र किया हुआ है? कोलोनियल प्री नाइजीरियन पीपल का. और जिन्होंने एक क्लैश को दिखाया, क्लैश बिटवीन वेस्टर्न कल्चर एंड अफ्रीकन कल्चर या नाइजीरियन कल्चर का, और कन्वर्सन को उन्होंने दिखाया है. कमिंग ऑफ यूरोपियन जो मिशनरीज है उनको लेकर के उन्होंने सब चीजें जो प्रेजेंट किया हुआ है. These things today we will cover. तो अगर आप देखेंगे सबसे पहला चीज की थिंग्स फॉल अपार्ट, ये क्या एक नॉवेल है और कब पब्लिश हुआ? 1958 में. किसने लिखा? चिनुआ अचेबी ने लिखा. और काफी इंपॉर्टेंट नॉवेल है. और ये नॉवेल किसकी लाइफ को लेकर के बात करता है? ओकान कोवो. कल भी मैंने आपको बताया था कि देयर इज अ वेल नोन कैरेक्टर, एक फेमस कैरेक्टर है जिसका नाम है ओकान कोवो, जो कि एक रेस्पेक्टेड वॉरियर है. और कहाँ पे रहता है? इग्बो विलेज में रहता है. कहाँ पे? इग्बो विलेज ऑफ यूबोफिया इन नाइजीरिया. इग्बो विलेज ऑफ, इग्बो विलेज में, इग्बो वो उसका अपना क्लैन है, ट्राइब है. और यूबोफिया के, नाइजीरिया में जो यूबोफिया नाम का जगह है, वहां का एक जो विलेज है उसमें वो रहता है. और ये कब का बात है? ड्यूरिंग द लेट 19th सेंचुरी. ये पूरी घटना जो दिखाई गई कब की दिखाई गई? 19th सेंचुरी को लेकर के. द नॉवेल एक्सप्लोर्स द कॉलिजन बिटवीन ट्रेडिशनल अफ्रीकन कल्चर एंड यूरोपियन कोलोनियलिज्म. जो नॉवेल है इसका जो मेन थीम है वो किसको लेकर के? अफ्रीकन कल्चर और यूरोपियन कोलोनियलिज्म में जो क्लैश है, जो ट्रेडिशन का कॉलिजन है. द नॉवेल एक्सप्लोर द कॉलिजन. कॉलिजन एक टकराहट दिखाया गया है बिटवीन ट्रेडिशनल अफ्रीकन कल्चर एंड यूरोपियन कोलोनियलिज्म, शोइंग हाउ दिस इनकाउंटर फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म बोथ इंडिविजुअल लाइव्स एंड एंटायर कम्युनिटीज. और इसमें दिखाया गया कि कैसे ये चीजें ट्रांसफॉर्म करता है पूरा का पूरा इंटायर कम्युनिटीज को और चीजों को, उसमें इस चीज को लेकर के किया गया है. अगर हम देखें, बात करें अभी ऊपर का जो हम लोगों के पास आया हुआ है कि थिंग्स फॉल अपार्ट एक नॉवेल है जो 1958 ईस्वी में पब्लिश हुआ. किसने लिखा? चिनुआ अचेबी ने लिखा. चिनुआ अचेबी एक वेल नोन नाइजीरियन नॉवेलिस्ट रहे हैं. और इस नॉवेल में एक मेन कैरेक्टर ओकान कोवो है, जो कि एक रिस्पेक्टेड वॉरियर है इन द इग्बो विलेज ऑफ यूबोफिया. और ये पूरा नॉवेल का सेटिंग किस सेंचुरी में? 19th सेंचुरी में है. और इसमें प्री कोलोनियल लाइफ और कोलोनियल लाइफ को दिखाया गया कि कैसे यूरोपियन कंट्रीज जब अफ्रीकन कंट्रीज को गुलाम बनाते हैं तो किस तरह से कॉलिजन बिटवीन ट्रेडिशनल अफ्रीकन कल्चर एंड यूरोपियन कोलोनियलिज्म में किस तरह का टकराहट दिखाया गया है. नॉवेल को 3 हिस्सों में बांटा गया है. पार्ट 1 में बताया गया कि ट्रेडिशनल लाइफ एंड ओकानकोवोस राइज. पार्ट 1 में केवल अफ्रीकन कल्चर को दिखाया गया है, ओकोनकोवो की लाइफ को दिखाया गया है. ओकोनकोवो का जो एक तरह से इमर्जेंस होता है, उसका जो इवोल्यूशन होता है, जो उसका डेवलपमेंट होता है, उसको लेकर के बात की गई है. द नॉवेल ओपन्स बाय एस्टैब्लिशिंग ओकानकोवो. किसको? ओकानकोवो को. एज अ मैन ऑफ ग्रेट अचीवमेंट इन हिज कम्युनिटी. उसका अपनी कम्युनिटी में काफी होल्ड है, काफी पकड़ है, और ग्रेट अचीवमेंट के रूप में उसको दिखाया जाता है. अनलाइक हिज फादर यूडोका. उसके फादर का क्या नाम है? यूडोका है. लेकिन उसके फादर जो यूडोका है उनकी अपनी कोई बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कम्युनिटी में बहुत ज्यादा उनका होल्ड नहीं है. यूडोका एक लेजी मैन है. यूडोका में वो देखता है कि इनमें जो है फेमिनिटी है. और जो जो आपका ओकोनकोवो है वो ट्रेडिशनल मास्कुलिटी का प्रतीक है. ही हैज 3 वाइफ, 10 चिल्ड्रेन, इस तरह की चीजें लेकर के. लेकिन जो उनके फादर है, वो फादर जिनका क्या नाम है? यूडोका. यूडोका इज फादर इज व्हाट? इज फादर जो है वो आपके लेजी आदमी है और डेप्ट रिलेटेड है, कर्ज में डूबे हुए. ओकोनकोवो has built his reputation through hard work, wrestling, prowess and success as a farmer. ओकोनकोवो ने जो भी अपना पोजीशन बनाया है वो अपने हार्ड वर्क की वजह से बनाया है, रेसलिंग प्रोवेस की वजह से, और एक सक्सेसफुल फार्मर की वजह से.
He has 3 wives, multiple children, and holds the titles in his village, representing the pinnacle of ट्रेडिशनल इग्बो मास्कुलिन सक्सेस। और अगर वो प्रतीक है तो किसका जो है, पिनाकल ऑफ ट्रेडिशनल इग्बो मास्कुलिन सक्सेस का वो प्रतीक है। Achieve carefully depict the rich cultural life of यूगोफिया। किसका कल्चर लाइफ? यूगोफिया। यूगोफिया आपका क्या है? पूरा एक क्लैन, एक ट्राइब है। Achieve carefully depict the rich cultural life of Yugoslavia, showing complex social structures, religious belief and customs. The community कुल मिला के इसमें उन्होंने दिखाया कि जो यूगोफिया क्लैब है, जो जो ट्राइब है, और उसमें से भी जो इग्बो क्लैन है, उसके कल्चर को बहुत अच्छे ढंग से प्रेजेंट किया गया है। तो इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट पॉइंट जो हमें ध्यान में रखना है। वहां की रिचुअल्स को भी उन्होंने प्रेजेंट किया, जिसमें एक आपको मैं बताना चाहूंगा कि द नॉवेल इंट्रोड्यूसेस रीडर्स टू इम्पोर्ट कल्चरल एलिमेंट्स लाइक वी का पीस का जिक्र है, द फीस्ट ऑफ द न्यू याम का जिक्र किया गया। ये वहां का कल्चर का पार्ट है। वी का पीस आपका कि एक ऐसा हफ्ता होगा जिसमें कोई वायलेंस नहीं होगा। लेकिन आप देखेंगे कि ओकोनकोवो के गन से एक बच्चे की डेथ हो जाती है, उसका गन से बुलेट निकलता है, गोली निकलती है और किसी बच्चे को लग जाती है। तो वो जो वीक था, वो वीक का पीस था, तो ओकोनकोवो को अपने किए पे पश्चाताप होता है। यद्यपि उसने जानबूझ के नहीं किया, लेकिन उसको लगता है कि जो हमारी ट्रेडिशन है, जो वी का पीस है, उसमें हमसे वायलेंस हुआ। वो क्या करता है? वो शहर छोड़ के चला जाता है, शहर छोड़ के चला जाता है और एक अकेले जीवन व्यतीत करना शुरू करता है। इसी तरह से द फीस्ट ऑफ द न्यू यम एंड द रोल ऑफ द ऑरेकल्स इन डिसीजन मेकिंग। आगे जो है बताया जाता है कि अ पिवोटल अर्ली इवेंट अकर्स व्हेन ओकोनकोवो पार्टिसिपेट्स इन द किलिंग ऑफ इकेबी फ्यूडा। ओकोनकोवो एक लड़के को मार देता है जिसका नाम है इकेबी फ्यूडा। यह एक ऐसा लड़का होता है जो कि कंपेंसेशन के रूप में दिया गया रहता है, एक कंपेंसेशन के। अ बॉय हु हैज बीन गिवन टू यूगोफिया, जो यूगोफिया ट्राइब्स को दिया गया है एज कंपेंसेशन फॉर अ क्राइम कमिटेड बाय हिज विलेज। अब वहां पे एक दूसरा विलेज है, उस विलेज में उन लोगों ने कोई क्राइम कमिट कर दिया था, तो उसके पश्चाताप स्वरूप उन लोगों ने अपने एक गांव के बच्चे को दे दिया ओकोनकोवो के गांव को, और उस बच्चे का क्या नाम है? यूगोफिया। क्या नाम है? यूगोफिया। ये चीज ध्यान में रखना है। तो सॉरी, इकेबे फ्यूडा, उस बच्चे का नाम है इकेबे फ्यूडा, बच्चे का नाम इकेबे फ्यूडा है। और किसके द्वारा दिया गया है? यूगोफिया नाम के गांव के लोगों के द्वारा वो दिया गया है। डिस्पाइट डेवलपिंग अ फादर सन रिलेशनशिप, जब वो बच्चा आता है ओकोनकोवो के पास तो एक अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, दोनों में फादर और सन रिलेशनशिप जैसी बॉन्डिंग रहती है। लेकिन उसके बावजूद भी उस बच्चे का कत्ल कर दिया जाता है, किसके द्वारा? ओकोनकोवो के द्वारा। ओकोनकोवो kills the boy himself to while appearing weak। ओकोनकोवो ये दिखाना चाहता है कि वो वीक नहीं है, कमजोर नहीं है, उसके अंदर मास्कुलिटी, अपनी मास्कुलिटी को प्रदर्शित करने के लिए, टू शो हिज मास्कुलिटी, ही किल्स दैट बॉय। तो एक एपिसोड ये भी आपको ध्यान में रखना है कि इकेबी फ्यूडा एक लड़का है जो कि बगल के गांव के द्वारा, बगल के गांव का क्या नाम है? यूगोफिया। यूगोफिया के द्वारा दिया गया है, वहां के द्वारा यूगोफिया गांव को दिया गया है जहां से ओकोनकोवो बिलोंग करते हैं, और इसके रूप में कंपेंसेशन के रूप में। यह वहां का कल्चर है, जैसे पीस वीक वहां का कल्चर है, जैसे न्यू यॉर्क कल्चर, ऐसी उस कल्चर एक है जो है। मैं आई लो कि आपको मेरी आवाज जा रही है? Yes, sir. आपको सारी चीजें समझ में आ रही है? Yes, yes. ओके, तो मैं फिर से एक बार समराइज करना चाहता हूँ कि हम लोग जो बात कर रहे हैं किसको लेके? थिंग्स फॉल अपार्ट को लेके बात कर रहे हैं। ये एक नॉवेल है जो 1958 ईस्वी में पब्लिश हुआ। किसने लिखा? चिनुआ अचीबी ने लिखा हुआ था। और जो ये चिनुआ अचीबी का जो ये नॉवेल है थिंग्स फॉल अपार्ट, इस नॉवेल की अपनी कुछ खासियत है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्या खासियत है? कि इट टॉक्स अबाउट प्री कोलोनियल लाइफ एंड कोलोनियल लाइफ। इसका सेटिंग किस सेंचुरी का है? 19वीं शताब्दी का।
इसमें किसको लेकर के बात किया गया है? नाइजीरियन कल्चर, अफ्रीकन कल्चर, नाइजीरियन पीपल और एक तरह का कॉलिजन ऑफ ट्रेडिशनल कल्चर और यूरोपियन कोलोनियलिज्म, जो यूरोपियन कल्चर है उसका मिशनरीज का आना, कन्वर्जन का होना, ये सारी बातें बताने के लिए नॉवलिस्ट ने एक कैरेक्टर को चुना है जिसका नाम ओकोनकोवो है। और वह एक रेसलर है और ट्रेडिशनल मास्कुलिनिटी का प्रतीक है, ट्रेडिशनल मास्कुलिनिटी का प्रतीक है। ओकोनकोवो जो है जिस जगह पे रहता है वह गांव आपका किसके नाम से जाना जाता है? अगर आप देखेंगे कि वो यूगोफिया नाम की जगह पर, इग्बो तो क्लैन हो गया, लेकिन जो उसका जगह है यूगोफिया नाम की जगह पे वो रहता है। उसके अपने फादर भी हयात वाले जीवित है। उसके फादर का नाम यूडोका है, लेकिन उसके फादर से वो अपने फादर को लाइक नहीं करता। व्हाई ही डजंट लाइक हिज फादर? बिकॉज उसके फादर लेजी है, डेट में डूबे हुए हैं। इस वजह से ही डजंट लाइक हिज फादर। तब एक चीज दिखाया गया वहां के कल्चर को लेके दिखाया गया। क्या चीज? वहां के कल्चर को कि पॉलीगेमी है। पॉलीगेमी बहुपत्नी प्रथा, मल्टीपल उसके अपने जो है सन्स और डॉटर्स है, और वो जो है प्रतीक है ट्रेडिशनल मास्कुलिनिटी का, एक अच्छा रेसलर है और उसने अपनी समुदाय में, अपने गांव में अपनी एक पोजीशन बनाई हुई है। वह उस पोजीशन से समझौता नहीं करना चाहता। इसके अलावा वहां पर जो है फार्मिंग कल्चर को भी दिखाया गया। फार्मिंग कल्चर के अलावा ये दिखाया गया कि वी का पीस होता है जिसमें कोई वायलेंस नहीं होता, और एक वहां के देवी देवताओं को भी लेकर के बात किया गया है। इसके अलावा एक चीज, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और आता है कि एक गांव के बगल में एक गांव है, उस गांव से और जो ओकोनकोवो का गांव है उसमें कुछ लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो वो बगल के गांव के लोग कंपेंसेशन के रूप में अपने यहाँ के एक लड़के को जो है ओकोनकोवो को दे देते। उस लड़के का क्या नाम है? इकेबी फ्यूडा नाम है। और ओकोनकोवो अपनी मास्कुलिनिटी को प्रूव करने के लिए उस लड़के को मार देता है। तो सोचता है बगल के गांव का हमारे यहाँ का है नहीं और कंपेंसेशन के रूप में मिला हुआ है। तो एक वायलेंट नेचर हमें किसका नजर आता है? ओकोनकोवो का, कि वो वायलेंट बहुत ज्यादा है, हिंसा में विश्वास करता है और अपनी मास्कुलिनिटी, अपने फुर्सत, अपनी ब्रेवरी, अपने प्रोवेस को प्रूव करने के लिए कि इज नॉट अ वीक कैरेक्टर लाइक हिज फादर, वो कुछ भी कर सकता है। अब उसके बाद पार्ट 2 पर हम लोग जाते हैं। पार्ट 2 में क्या है? एग्जाइल एंड रिफ्लेक्शन। मैंने पहले ही बताया था कि जो वी का पीस होता है उस वी का पीस में ओकोनकोवो के गन से बुलेट चलता है, जिससे उसकी ही ट्राइब की एक बच्ची मारी जाती है और उसको लगता है कि वी का पीस में मैंने गलत काम किया, देवी हमसे नाराज हो गई है। तो उसको पश्चाताप करने के लिए वो क्या करता है? उस जगह को छोड़ देता है और एक एक्साइल्ड लाइफ, निर्वासित जीवन व्यतीत करने लगता है। आगे अगर आप देखेंगे कि पार्ट 2 में ओकोनकोवो's लाइफ टेक्स अ ड्रामेटिक टर्न व्हेन हिज गन, इस एक्सीडेंट को आपको जानना जरूर, व्हेन हिज गन एक्सीडेंटली एक्सप्लोड्स ड्यूरिंग अ फ्यूनरल सेरेमनी। कौन सा सेरेमनी चला था? फ्यूनरल सेरेमनी। किलिंग अ क्लैंसमैन, और अपने ही जो है क्लैंसमैन को वो मार देता है। मार जानबूझ करके नहीं मारता, गोली निकल उसके अपने उससे निकलती हो और वो मर जाता है। तो उसको पश्चाताप इसलिए होता है कि एक घटना उससे हुई है, लेकिन कब हुई है? वी का पीस पे हुआ है। दिस क्राइम अगेंस्ट द अर्थ गॉडेस, वह कहता है कि यह जो क्राइम हुआ है यह अर्थ गॉडेस के खिलाफ गया हुआ। अर्थ गॉडेस नहीं चाहती है, वी का पीस है, शांति बनाए रखना चाहिए, लेकिन यह अर्थ गॉडेस के खिलाफ हुआ है। दिस क्राइम अगेंस्ट द अर्थ गॉडेस रिक्वायर्स हिम टू फ्ली। वह क्या करता है फिर? उस अपने गांव को छोड़ देता है, टू हिज मदरलैंड, अपने मदरलैंड चला जाता है। कहाँ पे? बबांटा। ये जरूर ध्यान रखिएगा, जब उसके बंदूक से गोली निकलती है, उसका एक क्लैंसमैन मारा जाता है, तो उसको लगता है कि यह अर्थ गॉडेस के खिलाफ जो है मैंने बड़ा अपराध किया है। उस पश्चाताप के लिए वह उस जगह को छोड़ देता है और जहां जाता है उसका मदरलैंड है, बबांटा जाता है। वेयर ही लिव्स इन एक्साइल फॉर 7 years। कितने साल रहता है? 7 साल तक। During this period, Okonkwo struggles with his reduced status and longs to return to Yugoslavia.
और फिर 7 साल के बाद वह क्या करता है, यूगोस्लाविया वापस आता है और अपनी पोजीशन को लेना चाहता है। While in Bamanta, Okonkwo witnesses the arrival of Christian missionary. ओकोनकोवो को पहली बार जो यूरोपियन कोलोनियलिज्म का जो असर देखने को मिलता, बामांटा में देखने को मिलता, वहां पे क्रिश्चियन मिशनरीज आती है। Initially dismissed as harmless, these missionaries begin converting members of the community, including some of the Okonkwo's relatives. His eldest son नाओई, ये चीज आपको ध्यान में रखना। ओकोनकोवो वहां पर ये देखता है कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज आई हुई है ये हार्मलेस है शुरू में, लेकिन वो आते ही कन्वर्सन का खेल खेलना शुरू करती है। उसके तमाम रिलेटिव्स वहां पे क्रिश्चियन बन जाते हैं और साथ ही साथ उसका बड़ा बेटा नाओई भी क्या करता है, क्रिश्चियन बन जाता है। Who had been traumatized इकेबे फ्यूना's death। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो इकेबे फ्यूना जो लड़का बगल वाले गांव का था उसकी हत्या कौन कर देता है, उसके फादर कर देते हैं। तो नाओई जो उसका बेटा है उसको बहुत बड़ा सदमा लगता है और सोचता है मेरे फादर वायलेंट है, मेरे फादर में दया नहीं है और मैं इस तरह की कल्चर या रिलीजन में क्यों मानूं जहाँ पे खून खराबा होता है। तो किसको स्वीकार कर लेता है, क्रिश्चियन मिशनरीज को। और ये बात जो उनको अच्छी नहीं लगती कि मैं अपने कल्चर को बचाने की लड़ाई लड़ा और मेरे अपने घर का लड़का बड़ा बेटा वो खुद ब खुद क्या कर रहा है, मेरे कल्चर को तिरस्कृत कर रहा है। तो ये एक बाप बेटे या जनरेशन गैप को भी दिखाया गया है। तो पार्ट 2 में मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ, पार्ट 2 में जो दिखाया गया वो एग्जाइल्ड लाइफ, निष्कासित जीवन दिखाया गया। निष्कासित जीवन किसका दिखाया गया, ओकोनकोवो का दिखाया गया है। ओकोनकोवो कहाँ पे चला जाता है, ओकोनकोवो जो है अपने गांव को छोड़ करके जहाँ पे वो रहता है तो मदरलैंड जाता है। मदरलैंड कहाँ है, बमांटा है, बमांटा, जहाँ पे बस 7 साल एग्जाइल जीवन व्यतीत करता। पहली बार वहां पे वो देखता है कि क्रिश्चियन मिशनरीज वगैरह आई हुई है इस तरह से करके। और वहां पे क्रिश्चियन मिशनरीज जब आती है तो उसके बड़े बेटे नाओई का कन्वर्जन होता है और नाओई का जब कन्वर्जन होता है तो उसका नया नाम पड़ता है आइजैक, उसका नया नाम पड़ता है। This conversion represents a personal betrayal to Okonkwo and symbolizes the generation divide। और यहाँ क्या होता है, जनरेशन डिवाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो दिखाया जा रहा है इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट पॉइंट कि यह जो गैप है, जनरेशन गैप है बिटवीन फादर एंड सन, यू फाइंड इट हियर कि ओकोनकोवो नाओई, ओकोनकोवो अपनी कल्चर को बचाने की लड़ाई लड़ता और घर में ही उसी कल्चर के खिलाफ जो उसका बेटा जाता है जिसका नाम क्या है, नाओई है। तो ओकोनकोवो इज इम्पोर्टेंट, नाओई इज इम्पोर्टेंट, बट दिस क्लैश यू कैन अंडरस्टैंड यूरोपियन। अभी तो एक क्लैश बाप बेटे का है, अभी जितना जितना कन्वर्जन बढ़ेगा, जितना जितना संस्कृत में बदलाव आएगा तो वही के रहने वाले ही लोग जो है क्या होंगे, अपनी संस्कृति के अगेंस्ट में चले जाएंगे और वो यूरोपियन कोलोनियलिज्म को सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई है। अजय जी, सौरभ जी, रेहान जी, कृष्णा जी, राजीव जी, यू कैन अनम्यूट एंड रिस्पॉन्ड भी ताकि मैं दूसरे पेज पर चलूं। सबको मेरी बात से पूरा क्लियर हो गई है? या सौरभ जी से यस सर, ठीक हो। नाउ जस्ट अ सेकंड पेज आई एम टेकिंग हियर। उसके बाद क्या होता है, ओकोनकोवो अंकल, ओकोनकोवो के एक अंकल है, उनका नाम उचेंडू है। Serves as a wise counselor during this period, helping him understand the importance of accepting both masculine and feminine aspects of life. However, Okonkwo remains focused on his desire to return to Yugoslavia and resume his position of power. उसके जो अंकल है बताते हैं कि मास्कुलिन लाइफ का एक अलग इम्पोर्टेंस है, फेमिनिन लाइफ का एक अलग इम्पोर्टेंस है। घर में अगर औरतें हैं उनका अपना रोल है, तुम्हारा अपना रोल है, लेकिन इस रोल पे तुम क्लैश ना करो। और उसको वहां पे अच्छा नहीं लगता, बबांटा भी अच्छा नहीं लगता। वो कहता अब मैं जाऊंगा कहाँ पर, मैं दोबारा जाऊंगा। उनको वो कहता है मैं दोबारा जाऊंगा कहाँ, यूगोस्लाविया, अपने गाँव जाऊंगा।
और अपनी उसी पोजीशन को मैं फिर से होल्ड करूंगा। कौन सी पोजीशन को? ट्रेडिशनल मास्कुलिनिटी को, कि मैं एक अच्छा रेसलर हूँ, मेरी अपनी एक पोजीशन है, मैं कल्चर को बचाने वाला हूँ। इस तरह से उसके दिमाग में ये सारी चीजें चलती रहती है एंड शी सेज कि मैं वो करूंगा। तो यह तो नॉवेल का दूसरा हिस्सा था जहाँ पे आप देख सकते हैं। पार्ट 3 में क्या दिखाया गया कि कॉलिजन ऑफ कल्चर। पार्ट 3 में दिखाया गया कि क्रिश्चियन मिशनरीज ने यूरोपियन कल्चर को इस्टेब्लिश कर दिया। अब वे जो है क्या थी, शुरू में तो वे हार्मफुल नहीं थी, हार्मलेस थी, लेकिन थर्ड पार्ट में दिखाया जाएगा वो हार्मफुल हो रही, वो नुकसान पहुंचा रही है और वे इतनी पावरफुल हो गई है कि वे वहां पे केवल कल्चर को ही नहीं नष्ट कर रही, बल्कि अगर कोई लड़ाई हो रही, कोई क्लैश हो रहा है तो उसका जवाब दे रही है। When Okonkwo returns to Yugoslavia, Okonkwo जो है माल्टा से यूगोस्लाविया आता है। After his exile, he finds his village dramatically changed. The Christian missionary, उसको यहाँ पर भी देखता है कि यूगोस्लाविया में भी क्रिश्चियन मिशनरी ने अपना असर दिखाया है। यहाँ पे एक चर्च हो जाता है, स्कूल हो जाता है, कॉलोनियल गवर्नमेंट यहाँ पर आ जाती है, हैज इम्पोज्ड न्यू लॉ, तमाम नए लॉज और नए सिस्टम वहाँ पे जस्टिस किया जाते हैं। Many people have converted to Christianity and traditional institutions have been weakened. जो वहाँ का पारंपरिक कल्चर था, जो वहाँ का पारंपरिक न्याय का कल्चर था, जो मास्कुलिटी थी, जो रेसलिंग का था, जो तमाम चीजें थी, उन सबको चैलेंज किया गया और एक नए कल्चर, एक नए चीजों में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि वो लोग प्रवेश करते हैं। तो ये थर्ड पार्ट रहा। Okonkwo's struggle to adopt these changes become increasingly frustrated with what he sees as his people's accommodation to colonial rule, when the district commissioner ordered the arrest of village leaders including Okonkwo। क्योंकि ये क्या करता है, ये जो है अपोज करता है, तो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर आदेश करते हैं कि गांव के जो लीडर हैं उन सबको अरेस्ट कर लिया जाए, ओकोनकोवो को भी, क्योंकि उसने जो है क्रिश्चियन चर्च को बर्बाद किया हुआ है, गांव में टेंशन फैलाया है। फिर क्या होता है? The climax occurs when court messengers arrive to stop a village meeting. Okonkwo, in a moment of rage and desperation, kills the head messenger. वह एक head messenger को मार देता है with his machete. When he realizes that his fellow villagers will not support him in armed resistance against the colonial government, Okonkwo retreats to his compound and hangs himself. और वह आत्महत्या कर लेता है। तो लास्ट में अगर आप देखेंगे, ओकोनकोवो अपने आप को हैंग कर लेता है और ओकोनकोवो की सबसे बड़ी खासियत है कि ओकोनकोवो जो है इस तरह की चीजों में लगा हुआ है। तो आई जस्ट वांट टू टेल यू वन सिग्निफिकेंट पॉइंट। कल्चर का क्लैश किसके माध्यम से दिखाया गया? ओकोनकोवो के माध्यम से दिखाया गया। कल हम पूरे कैरेक्टर्स को लेकर के हमने बात किया था। मेजर थीम क्या क्या है? कल्चरल कॉलिजन एंड चेंज। ये आपको मैंने पहले बताया है, इसमें कोई ऐसा चीज नहीं है। मास्कुलिनिटी एंड आइडेंटिटी। मास्कुलिनिटी किस पे? ओकोनकोवो में एक वो ट्रेडिशनल मास्कुलिन कैरेक्टर है। द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रेडिशन। जो ट्रेडिशन है वो बच नहीं रहा है, जितने पुराने इंस्टीट्यूशन है वो सब खत्म हो गए, उसकी जगह नए इंस्टीट्यूशन आए हैं। और साथ ही साथ नए इंस्टीट्यूशन ही नहीं है बल्कि बहुत सारी नई चीजें आपको देखने को मिलेगी। इंडिविजुअल बनाम कम्युनिटी की चीजें आपको देखने को मिलेगा कि जो आपका ओकोनकोवो है वही अकेले लड़ाई लड़ रहा है, बाकी कम्युनिटी कहाँ पे चली जा रही, कन्वर्जन में, नई चीजों के साथ। इवन वो अपने बेटे को भी नहीं संभाल पाता, उसका बेटा भी उस चीज को पढ़ता है। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा कि जो थीम है, जैसे पहला थीम है कल्चरल कॉलिजन एंड चेंज। द नॉवेल सेंटर थीम्स एक्सप्लोर हाउ द इनकाउंटर बिटवीन ट्रेडिशनल अफ्रीकन सोसाइटी एंड यूरोपियन कोलोनियलिज्म क्रिएट्स अ प्रोफाउंड डिसरप्शन। ये सारा चीज हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे आते हैं, क्या होता है, क्या चीजें होती है, इसमें कोई नई चीज नहीं। इसका लिटरेरी सिग्निफिकेंस क्या है? Things Fall Apart is considered one of the most important African novels ever written. It was among the first work to present African culture. African culture को प्रेजेंट करने वाला पहला नावल रहा है। चैलेंजिंग वेस्टर्न स्टीरियोटाइप, जो पश्चिमी सोच को चैलेंज करता है, एंड colonial narrative, achieves use of proverbs, oral tradition, इन सब चीजों को लिया गया है। नावल का टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है। द नॉवेल्स टाइटल टेकन फ्रॉम डब्ल्यू.ई. वीड्स पोएम द सेकंड कमिंग। ये पूछा जा चुका है। नावल का टाइटल डब्ल्यू. वीड्स की पोएम द सेकंड कमिंग से लिया गया है।
suggesting the breakdown of traditional order and the uncertainty of what will replace it. The theme of disintegration and transformation resonate. तो इस पे क्या इंपॉर्टेंट है कि नॉवेल का टाइटल कहाँ से लिया गया? थिंग्स फॉल अपार्ट से लिया गया है. सॉरी, द सेकंड कमिंग से, जो एक पोयम है, किसका पोयम? डब्ल्यू बीट्स का. Things Fall Apart succeeds both compelling individual tragedy and a broader meditation of cultural transformation को लेके बताया गया है, और ये सारी बातें किसके माध्यम से? ओकानकोवो की स्टोरी के माध्यम से. So you find here कि क्या क्या चीजें रही है. Now I am concluding here. There is no significant point. I just want to know your feedback कि how did you find this class? समरी आपको समझ में आ गई? यू कैन अनम्यूट और ड्रॉप मैसेज. अजय जी, सौरभ जी, कृष्णा जी, सबको सारी चीजें समझ में आ गई है? ओके सौरभ जी, ठीक है. ओके, मीट यू टुमारो. कल हम लोग इस पर एक टेस्ट कराएंगे. जो ये टॉपिक अभी आपको मैंने कवर किया है, इस पर कल हम आपको एक टेस्ट कराएंगे. ओके, मीट यू टुमारो.